बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की विशिष्ट में हम लैंग्वेज स्किल्स के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। लैंग्वेज स्किल्स, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि वो स्किल्स हैं जो लैंग्वेज से मुतल्लिक हैं, ज़ुबान से मुतल्लिक हैं। और ये लैंग्वेज स्किल्स हर ज़ुबान से मुतल्लिक हैं। इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, हर ज़ुबान में ये स्किल्स होती हैं। फर्क सिर्फ डिटेल्स का हो सकता है कि किसी में कुछ डिटेल्स, माइन्यूट डिफरेंसेस हो सकते हैं डिटेल्स में, वरना मेजॉरिटी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें बेसिक जो रूल्स हैं तमाम ज़बानों में एक जैसे होते हैं। बुनियादी जो स्किल्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं। उसके लिए स्किल्स के लिए बुनियादी जो काम करने पड़ते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो लैंग्वेज स्किल्स क्या है, आइए देखते हैं। इससे हमारी मुराद क्या है। लैंग्वेज स्किल्स जो है, किसी भी जुबान को सीखने के लिए जो महारतें दरकार होती हैं उन्हें हम कहते हैं लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स में सबसे बुनियादी जो चीज़ है जिसे हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं टीचर्स खासतौर पर, वो है लिसनिंग। किसी भी जुबान को सीखने के लिए उसकी लिसनिंग का होना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि जो बच्चे बहरे होते हैं पैदाइशी तौर पर, सुन नहीं सकते, जो बच्चे पैदाइशी तौर पर वो कोई जुबान भी नहीं बोल सकते, चाहे वो जुबान उनकी ठीक ही हो, वो कोई जुबान बोलने पर कादिर नहीं होते, कोई जुबान बोलने के काबिल नहीं होते। उसकी वजह यह होती है कि उन्होंने कोई अल्फाज सुने ही नहीं होते, किसी जुबान का कोई लफ्ज़ सुना ही नहीं होता। क्योंकि उन्होंने एक भी लफ्ज़ नहीं सुना होता, इसलिए वो बोलने की सलाहियत से महरूम होते हैं। तो इसलिए जो बच्चे बहरे होते हैं वो लाजमी तौर पर गूंगे भी होते हैं, और जो बच्चे गूंगे होते हैं उसका बहरा होना ज़रूरी नहीं। तो ये याद रखिए इस बात को कि लिसनिंग कितनी ज़रूरी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी जुबान को सीखने के लिए लिसनिंग कितनी ज़रूरी है। बच्चा दुनिया में आने के बाद जब लैंग्वेज सीखता है तो कैसे सीखता है? सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनता है, बार बार सुनता है। जो लफ्ज़ उसके सामने बार बार बोले जाते हैं वो उसके शऊर का हिस्सा बनते जाते हैं, उसकी कॉग्निशन का हिस्सा बनते जाते हैं। तो इस तरह वो उन लफ्ज़ों को उनके होंठों के हिलने से, उनके लमस से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझने की कोशिश करता है कि ये जो बोल रहे हैं इसका मीनिंग क्या है। तो एक है सुनना, और फिर उस सुन के उसके मानी को समझने की कोशिश भी करते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। और फिर एक एक लेवल ऐसा आता है कि जब बच्चा बोलने की कोशिश करता है, पहला लफ्ज जिंदगी में बोलता है। आमतौर पर आप देखते हैं कि सबसे पहले बच्चा जो लफ्ज बोलता है वो माँ या मामा या मम्मी या मोम होता है, क्योंकि उसकी मोम जो है, उसकी ममा जो है, उसके लिए ये लफ्ज बार बार बोलती है। ममा अपने बेटे के लिए ये कर रही है, ममा अपने बेटे के लिए फीड बना रही है, ममा अपने बेटे को जो है शावर दे रही है, ममा अपने बेटे के लिए पोरेज तैयार कर रही है, वगैरह वगैरह। तो अब ये वर्ड चूंकि वो बार बार सुन चुका होता है, इसलिए सबसे पहले वर्ड जो बोलना सीखता है वो होता है मॉम या मामा या माँ या अम्मी, तो जिस जिस माहौल में भी वो रहता है। तो लिसनिंग जो है किसी भी जुबान के लिए बुनियाद की हैसियत रखती है। लिसनिंग के बगैर कोई लैंग्वेज भी नहीं आती। तो अगर हम इंग्लिश मिसाल के तौर पर सिखाना चाहते हैं, जो कि फॉरेन लैंग्वेज है, हमारे एनवायरनमेंट में बोली नहीं जाती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहली चीज़ एक क्लासरूम में लिसनिंग के मौके पैदा करने होंगे। बच्चों के लिए लिसनिंग की अपॉर्चुनिटी देनी होगी बच्चों को, कि वो लैंग्वेज सीख सके जो हम सिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो इंग्लिश सीख सके, उर्दू सिखाना चाहते हैं तो वो उर्दू सुने। अब आप अक्सर लोगों को गिला होता है कि जो देहातों के स्कूल हैं वहाँ बच्चे पंजाबी बोलते रहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि उनके टीचर्स उर्दू नहीं बोलते, वो उनके टीचर्स पंजाबी में चूंकि बात करते हैं, इसलिए उन्होंने बच्चों ने उर्दू सुनी ही नहीं होती, लिहाजा वो उर्दू बोलने के भी काबिल नहीं होते, और वो पंजाबी या जो भी उनकी मदर लैंग्वेज होती है उस पर वो बात करते हैं। जबकि शहरों के जो स्कूल हैं उनमें आमतौर पर उर्दू चूंकि बोली जाती है, टीचर अक्सर उर्दू ही बोलते हैं।
और बोलनी भी चाहिए, मतलब बुनियादी तौर पर। तो इसलिए शहरों के स्कूल के बच्चे जल्दी उर्दू बोलना सीख लेते हैं। क्लासरूम, आप जानते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तो अल्फाज सीखना शुरू कर देते हैं उर्दू के, और उर्दू के कुछ टूटे फूटे फिक्रे बोलना शुरू कर देते हैं। ये कैसे मुमकिन होता है कि वो सीख सुनते हैं अपने टीचर्स को और अपने क्लास फेलोज को, वो लैंग्वेज बोलते हुए सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल उर्दू की बात हम कर रहे हैं तो उर्दू बोलते हुए सुनते हैं, और जो लफ्ज़ बार बार सुनते हैं वो उनके शऊर का हिस्सा बनता है, और इससे वो फिर सुन सुनकर बोलने के काबिल हो जाते हैं। तो इसलिए लाजिम है कि जो भी आप क्लासरूम में सिखाना चाहते हैं उसके लिए पहली जो स्किल है वो है लिसनिंग। अभी इस पर तफसील से आगे बात करेंगे। दूसरी स्किल जो होती है वो है स्पीकिंग। अब लिसनिंग को स्किल कैसे क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये सिर्फ सुनना नहीं है, आगे हम चल के अभी देखेंगे। सुनना सिर्फ मुराद नहीं कि आपने वर्ड सुन लिए, किसी ने बोला मॉम, किसी ने बोला वाटर, किसी ने बोला ब्रेड, कि आपने ये वर्ड सुन लिए। जब तक आप उसके मीनिंग तक नहीं पहुंचते, जब तक जो सुनने वाला है उसका मीनिंग नहीं समझ पाता, तो उस वक्त तक वो लफ्ज सुनना भी बेकार है, तो सुनना भी बेकार हो जाता है। तो सुनने के लिए मीनिंग का समझना भी जरूरी होता है। अभी तफसील से इसमें गुफ्तगू करेंगे हम आगे चलकर इंशाल्लाह। दूसरी जो स्किल है, अभी मैं मुख्तसर तौर पर तारुफ करा दूं सारी स्किल्स का, फिर तफसील से इन पर बात करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी जो स्किल है वो स्पीकिंग। लिसनिंग के बाद जो दूसरी स्किल ऑटोमेटिकली पैदा होती है वो है स्पीकिंग। स्पीकिंग जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उसकी बोलने की कोशिश करते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वो उस लैंग्वेज पर कह लो कि दस्तरस हासिल करने की कोशिश कर लेते हैं, अबूर हासिल करने लगते हैं उस लैंग्वेज पर, उस जबान पर जो वो बोल रहे होते हैं, जो वो सीख रहे होते हैं। लेकिन स्पीकिंग कैसे होगी? जब तक टीचर नहीं लिसनिंग कराएंगे, टीचर जब तक वो लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश अगर हम सिखाना चाहते हैं बच्चों को, तो जब तक टीचर इंग्लिश नहीं बोलेंगे क्लासरूम में, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही बोलें, जो सेंटेंसेस सिखाना चाहते हैं चाहे उनको इंग्लिश में बोलें, तो लेकिन बोलना टीचर ने। जब तक टीचर स्पीकिंग नहीं करेगी, इंग्लिश करेगी या करेगा, इंग्लिश में जुमले नहीं बोलेगा, वर्ड्स नहीं बोलेगा, उस वक्त तक बच्चों को स्पीकिंग नहीं आएगी, इंग्लिश स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश नहीं आएगी। तो स्पीकिंग के लिए जरूरी है कि लिसनिंग, और लिसनिंग के बाद स्पीकिंग की प्रैक्टिस टीचर कराए। और अगली जो स्किल है वो है रीडिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग के साथ जो स्किल पैदा होती है वो है रीडिंग। जो साउंड सुनते हैं बच्चे, उनके हरूफ के शिकाल की पहचान करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम अल्फाबेट्स कहते हैं। पहले अल्फाबेट सीखते हैं, वो इस पर डिटेल से उसको हो, फिर वर्ड सीखते हैं, फिर उसकी और डिटेल में जाते हैं, सेंटेंसेस सीखते हैं, फिर पैराग्राफ सीखते हैं पढ़ना, और फिर अल्टीमेटली जो है वो कह लें कि बड़े बड़े बुक्स पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। और चौथी जो स्किल है वो है राइटिंग। राइटिंग की इब्तदा जाहिर है कि हम हरूफ तहजीर से अल्फाबेट से करते हैं, और अल्टीमेटली जो है इतनी स्किल हो जाती है इंसान में कि वो किताबें लिखने लगता है, ऑथर बन जाता है, राइटर बन जाता है। तो ये सारी 4 स्किल्स हैं जिनको सीखना ज़रूरी है, यूँ कह लें कि जिनको क्लासरूम में सिखाना ज़रूरी है। हम सिखाते भी हैं, मतलब स्कूलों में जाहिर है कि सभी लोग सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिसकी वजह से वो आउटपुट नहीं मिलता जो हमें दरकार होता है, जिसकी हमें ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है। तो सबसे पहले हम अब तफसील से बात करेंगे लिस्टिंग पर। लिस्टिंग नहीं हो सकती जब तक फोकस ना हो। देखिए, एक है हेयर, HEAR, हेयर। हेयर का मतलब होता है सुनना, और लिसन का मतलब भी सुनना होता है, लेकिन लिसन का मतलब होता है गौर से सुनना। जब हम कहीं बैठे होते हैं या कहीं से गुजर रहे होते हैं, मतलब बाजार से गुजर रहे होते हैं, तो सैकड़ों किस्म की आवाजें हमारे कानों में पड़ रही होती हैं। यानी हेयरिंग हम कर रहे हैं सब जुबानों, सब साउंड्स की, सब वॉइसेस की, जो आवाजें पैदा हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में, हम वो सारी कानों में हमारे आ रही होती हैं, हम उसकी हेयरिंग कर रहे होते हैं। लेकिन लिसन सिर्फ हम उसी आवाज को कर पाते हैं जिस पर फोकस करते हैं।
जिस आवाज पर फोकस करते हैं उसकी लिसनिंग हो सकती है, जिस जबान पर फोकस नहीं करते उसकी लिसनिंग नहीं हो सकती। तो लिसनिंग के लिए पहली शर्त है फोकस, कि जो भी आप सुनना चाहते हैं या सुन रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उस लिसनिंग को लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए लिसनिंग करना है विद फोकस। इस फोकस से क्या होगा? फोकस से रिकग्निशन ऑफ साउंड एंड वर्ड होगा, यानी ठीक ठीक लफ्ज की शिनाख्त। आंख कान में जो आपके लफ्ज पढ़ रहे हैं आपको पता चल रहा हो कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। बोलने वाले ने वाटर बोला है, लेटर्स बोला है, गो अवे बोला है, बी ऑफ बोला है, क्या बोला है, जो वर्ड बोले हैं, जो साउंड भी हैं, वो उसको रिकग्नाइज करना, पहचानना कि एक्चुअली क्या वर्ड बोला है बोलने वाले ने। ये है लिसनिंग की पहली महारत, लिसनिंग का पहला लेवल, यानी वर्ड्स को सुन लेना कि वर्ड बोला क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड किसी ने बोला वाटर, सेंटेंस में मतलब गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब अगर वाटर की समझ नहीं आई तो बाकी सारा जुमला बेकार है। अगर सारी जुमला आपने सुन लिया, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सारा जुमला आपने सुना, सारा सेंटेंस सुना, लेकिन अगर वाटर की समझ नहीं आई आपको, तो इट मीन्स कि वो सारा जुमला बेकार हो, आपको मीनिंग उस जुमले का पता नहीं चलेगा जब तक आपको उस वाटर वर्ड आपने सुना लेकिन पता नहीं चला कि क्या बोल दिए। पहले जुबान जैसे बोलते हैं तो वो बात का हर लफ्ज को कह लें कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस करके नहीं बोलते। कई अल्फाज ऐसे होते हैं जो रवानी में तेजी से बोल जाते हैं, और अकल से साउंड ऐसे होती है जो रवानी में बोलते हुए बज़ाहिर लगता है कि जैसे वो साउंड आई नहीं। जैसे आर की साउंड जो है अक्सर इंग्लिश में महसूस नहीं होती ज्यादा, जब तक उस पर स्ट्रेस ना किया जाए। तो लिसनिंग में पहली शर्त होती है कि उसको वर्ड्स को या साउंड को तवज्जो के साथ सुना जाए, उसकी पहचान की जाए कि वर्ड बोला क्या है। फिर है कंप्रीहेंशन, कि उस लफ्ज को समझना कि इसका मीनिंग क्या है, इसका अपने लिए मीनिंग सुनना पहले कि ये जो लफ्ज बोला है इसका क्या मतलब है, यानी ये वर्ड किस चीज के लिए, किस ऑब्जेक्ट के लिए बोला है, क्या इसका मीनिंग क्या है। यह है कॉम्प्रिहेंशन, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स, जो उसने लफ्ज बोले हैं उनके एक एक लफ्ज का मीनिंग समझना। अगर सेंटेंस में एक भी लफ्ज ऐसा है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो जाहिर बात है कि वो पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि ब्रिंग मी हबल बबल, अब अगर आपको हबल बबल का नहीं पता तो आप पूरे जुमले पर अमल नहीं कर सकते, इस सेंटेंस पर, इस ऑर्डर को, इस कमांड को फॉलो नहीं कर सकते। तो ये मैं आप इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब तक ये खुद नहीं सीखेंगे इस बात को, स्टूडेंट्स को ऐसा कैसे सिखाएंगे। यही कैफियत स्टूडेंट्स की है आपकी, यानी जो लफ्ज आप बोलते हैं अगर वो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया कि अब क्या बोला है टीचर ने, तो जाहिर बात है कि वो उसको कंप्रिहेंशन नहीं कर सकते, उसकी लिसनिंग बाहर हो जाएगी, यदि बाहर हेयरिंग हो जाएगी, लेकिन उसका तो मीनिंग तो समझ नहीं आएगा। तो इसलिए उसकी कह लो कि लिसनिंग का मकसद हल नहीं होगा। तीसरा लेवल लिसनिंग का होता है इंटरप्रिटेशन, यानी जब लिसनिंग हो रही है, जब लफ्ज आप सुन रहे हैं, कोई सेंटेंस सुन रहे हैं, कोई स्पीच सुन रहे हैं, तो उसके मीनिंग सुनने के साथ साथ आपके जहन में उसकी वजाहत भी आ रही हो, और आप इस काबिल हों कि अगर आपसे कोई पूछ ले उसकी वजाहत, तो आप उसको उसकी वजाहत कर सके कि ये वर्ड फला चीज के लिए बोला गया है, आप उसको इंटरप्रेट कर सके। ये लिसनिंग का हिस्सा है, स्पीकिंग का नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं कि इस काबिल हो रहे, स्पीक स्पीक बेशक अभी आप नहीं कर रहे, लेकिन आप में वो सलाहियत पैदा हो जाए तो वर्ड जो बोला गया है उसको आप इंटरप्रेट कर सके। और आखिरी जो बात है, लेवल है लिसनिंग में, वो है रेस्पॉन्स, कि आपने वर्ड सुना, और वर्ड कह लें या एक सेंटेंस सुना और उसका मीनिंग समझ लिया, अब आप उस पर रेस्पॉन्स देने की सलाहियत रखते हैं कि नहीं, क्या रेस्पॉन्स देते हैं, ये भी आपके लिसनिंग का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा जाता है स्टैंड अप, अब आपको मतलब इस पोजीशन में है, अगर आपके जो कहने वाला है उसका हुक्म आपको मानना चाहिए,
और अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते तो इट मीन्स कि आपको या तो वो बात समझ में नहीं आई, या आप जो है उस बोलने वाले का, अगर अगर वो आपका ऑफिसर है या अगर आपका टीचर है या अगर आपका बॉस है, तो उसकी बात को आप मानने के लिए तैयार नहीं। तो ये रिस्पॉन्स देना, ये है लिसनिंग का हिस्सा। तो बेसिक चीज में है साउंड और वर्ड्स की रिकग्निशन, उसकी कंप्रिहेंशन और उसकी इंटरप्रिटेशन, ऑप्शनल कह लें आप, और रिस्पॉन्स। अब जब अच्छा, अब क्लासरूम में लिसनिंग कैसे होगी? क्लासरूम में बहुत से लोग जो लैंग्वेज स्किल्स सिखा रहे होते हैं ना, वो आमतौर पर ऐसे करते हैं कि जो ऑडियोज होते हैं वो सुनाते रहते हैं, वो कहते हैं नहीं आप ऑडियोज सुनो। वो तो ऑडियोज होती है, रियल वर्ड नहीं होती, या वीडियोज दिखाते रहते हैं, ये वीडियो देखें उसके जो वर्ड बोल रहे हैं उनको गौर से सुने। ठीक है, एक हद तक उससे जो है लिसनिंग हो जाती है, लेकिन क्लासरूम का मकसद पूरा नहीं होता। वो जो लैंग्वेज है, जो स्पीच है, जो सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं, उनको रियल वर्ल्ड होना चाहिए, रियल टाइम में उनका लिंक होना चाहिए। अगर वो सिर्फ आपको स्टोरी टेलिंग हो रही है, आप सुनते जा रहे हैं बैठे खामोशी से खुद बन के, या आप जो है कह लें कि आपके ऊपर से गुजर रही है, तब भी आपको कोई फायदा नहीं उसका सुनने का। तो लिसनिंग कैसे होगी? लिसनिंग होगी कि जब टीचर सेंटेंसेस क्लास में बोले, तब तक क्लास में टीचर सेंटेंस नहीं बोलता या बोलती, उस वक्त तक लिसनिंग नहीं होगी प्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। पहले शुरुआत में बच्चों को लफ्जों को बहुत वाजे करके बोलना पड़ता है, जैसे बच्चों को इमला लिखाते हैं ना, तो इमला लिखाते वक्त एक एक वर्ड को बहुत ही वाजे करके, बहुत ही इलाबोरेट करके बोला जाता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसे ही इब्तदा में बच्चों को लिस्निंग कराने के लिए भी लफ्जों को बहुत मतलब है इलाबोरेट करके बोलना होता है, वाजे करके बोलना होता है, ताकि उसको ये डाउट ना रहे कि बोला क्या है, टीचर ने बोला क्या है, ये डाउट ना रहे स्टूडेंट क्लास। जब ये डाउट नहीं होगा बच्चों को और वर्ड को सीखेंगे सुनेंगे बार बार टीचर से, तो उससे लिसनिंग तब मुमकिन हो सके। जब लिसनिंग होगी तो फिर अगला मरला आएगा स्पीकिंग का। स्पीकिंग के भी मुख्तलिफ लेवल हैं। स्पीकिंग इब्तदा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, इब्तदा होती है इमिटेटिव से, कि टीचर वर्ड्स बोले और बच्चे उसको रिपीट करें। टीचर वर्ड्स बोले, बच्चे उसको रिपीट करें, या एनवायरनमेंट में वर्ड्स बोले जा रहे हो, आप उसको रिपीट करें, तो या साउंड है उसको रिपीट करें। तो इस तरह इमिटेट करने से, यानी कॉपी करने से किसी को वो वर्ड्स बोलने की इब्तदा होती है। ये जैसे मैंने पहले का बताया आपको कि बच्चा जो सीखता है वो कॉपी कर रहा होता है, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को कॉपी कर रहा होता है, इमिटेट करता है वो। तो किसी भी लैंग्वेज की इब्तिदा इमिटेटिंग से ही होती है, यानी लिसनिंग और के बाद जो स्पीकिंग का मरला आता है, तो वो इमिटेटिव ही होते हैं। यानी कि वो अ, जो भी शख्स है जो बोलना चाहता है, तो उसको पहले इमिटेट करना पड़ता है, यानी दूसरों को सुन के, देख के, जैसे वो सुन बोल रहे हैं वैसे ही बोलना होता है, इसे कहते हैं इमिटेटिव। दूसरी चीज, दूसरा लेवल है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब ये है कि उसको वो स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करे, ग्रामर को प्रैक्टिस करे और प्रोनाउंसिएशन को प्रैक्टिस करे। अब यहाँ ग्रामर जो है इस पर डिस्कस हम आखिर में इंशाल्लाह तफसील से करेंगे। सिर्फ मैं हिंट दे दूं यहाँ पे कि ग्रामर सीखने की इब्तिदा तो हो जाती है लिसनिंग से ही, कि जो बोलने वाला है सेंटेंस किस तरतीब से बोल रहा है, ये भी ग्रामर है। सिंटैक्स इसे कहते हैं, अल्फाज की सही तरतीब, कि सेंटेंस में अल्फाज को कैसे बोलना है, इसे इसी का नाम ग्रामर है। तरतीब अल्फाज की क्या होनी चाहिए, इसी का नाम ग्रामर है। तो ग्रामर की इब्तिदा तो लिसनिंग से हो गई है, और जब बोलता है बंदा, स्पीकिंग शुरू करता है, जब बच्चा स्पीकिंग शुरू करता है, तो वो ग्रामर को फॉलो करना शुरू कर देता है जब वो इमिटेट करता है। मैंने पहले कहा कि इमिटेट करता है वो, जैसे बोलने वाला बोल रहा है उसी तरह उसने बोलना है, तो वो इमिटेट कर रहा है। तो जाहिर है कि जो बोलने वाला है उसको तो ग्रामर आती है, तभी वो बोल रहा है ना।
तो वो बोल रहा है ग्रामर के साथ, ग्रामर के हिसाब से, ग्रामर के मुताबिक बोल रहा है, और स्टूडेंट उसको सुन रहा है और ग्रामर के मुताबिक उसको इमिटेट भी कर रहा है, जैसे वो बोल रहा है वैसे उसको कॉपी कर रहा है वो। तो इसलिए ग्रामर भी किसी हद तक जो है बंदा फॉलो करना शुरू कर देता है दूसरे लेवल पे, और स्ट्रक्चर को फॉलो करना शुरू कर देता है कि अल्फाज की तरतीब, अगर अल्फाज को आगे पीछे कर देता है तो बोलने वाला उसको बताता है कि भाई आपने अल्फाज की तरतीब में गड़बड़ कर दी है। और प्रोनाउंसिएशन, एक सही सही तलफ़ुज़, लफ्ज़ का, हर लफ्ज़ का प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ सही सही जो है बच्चा या स्टूडेंट जो है वो अदा करे, बोलने वाला अदा करे, ये स्पीकिंग की शर्त होती है। क्योंकि अगर सही तलफ़ुज़ नहीं बोला जाएगा तो वर्ड डाउटफुल हो जाएगा, कोई और लफ्ज़ भी उसको समझा जा सकता है अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। तीसरा लेवल होता है स्पीकिंग में रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव ये होता है कि आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए, आप उसका जवाब दें, ये है रिस्पॉन्स। मसलन को पूछे व्हाट इज योर नेम, तो आप बताएं कि आई एम साजिद फॉर एग्जाम्पल। तो रेस्पॉन्स देना, गिविंग शॉर्ट रिप्लाईज इन कन्वर्सेशन। पहले क्या था, इमिटेटिंग से वर्ड सीखता, वर्ड बोलना शुरू करता है बच्चा, सेंटेंसेस बोलना शुरू करता है इमिटेटिंग से, कॉपी करते हुए। फिर उसको स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता है, ग्रामर को, यानी ग्रामर से मुराद यहाँ पे रूल्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ तरतीब को समझने की कोशिश करता है कि किस तरतीब से बोलने वाला बोल रहा है, उसी तरतीब से वो बोलने की कोशिश करता है और उसी तलफ़ुज़ के साथ बोलने की कोशिश करता है जिस तलफ़ुज़ से उसने सुना है। तो रिस्पॉन्स में फिर क्या करता है कि वो जो क्वेश्चनिंग की जाती है उससे, उसके वो रिप्लाई करता है, जवाब देता है, प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करता है कम से कम। और चौथा लेवल जो है वो इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का मतलब ये होता है कि फिर बोलने में इतनी महारत पैदा हो जाती है कि लॉन्ग डिस्कशन बंदा कर सकता है, आ, आ, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है, डायलॉग में हिस्सा ले सकता है, दूसरों के साथ डायलॉग कर सकता है। तो ये इंटरेक्टिव लेवल है। और एक्सटेंसिव लेवल पे आ जाता है कि बंदा मुकर्रर बन जाता है, शोला बयान मुकर्रर बन जाता है, डिलीवरिंग स्पीचेस, स्टोरी टेलिंग, प्रेजेंटेशन, इस लेवल पे आ जाता है कि जब जुबान पर सही सही महारत पैदा हो जाती है। ये कम्युनिकेशन स्किल में स्पीकिंग दूसरी चीज़ है, दूसरा लेवल है। और स्पीकिंग जो स्पीकर होता है उसके लिए, ये स्पीच के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, ये स्किल में महारत होना जरूरी है स्पीकिंग। और जाहिर है कि ये लेवल आ जाता है जब बार बार प्रैक्टिस करता है आदमी। तो ये हमने ये सब चीज़ें सिखानी है स्टूडेंट को क्लासरूम में, सब चीज़ें आखिरी लेवल तक लेके जाना है क्लासरूम में, फ्रॉम द फर्स्ट क्लास। हाँ, उसमें हम ये करेंगे कि बोझ कम डालेंगे, टेक्स्ट शॉर्ट रखेंगे, हम मटेरियल को जो है कोशिश करें कॉन्साइज हो, शॉर्ट हो, ये चीज़ें तो होंगी। लेकिन ये नहीं कि हमने ये करवाने नहीं है, हम इंतजार करते हैं कि जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता मुकर्रर नहीं बनेगा, जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता उस वक्त तक वो जवाब नहीं दे सकता, जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता वो डिस्कस नहीं कर सकता। नो, इट्स रॉन्ग। सही बात यह है कि हमने इनमें ये सारी स्किल्स पैदा करनी है, स्पीकिंग की टीचर ने पैदा करनी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है ये बेसिकली। जो बच्चा स्कूल में आ रहा है, इंग्लिश सिखानी है, आपने उसको, फॉरेन लैंग्वेज है, पेरेंट्स तो जानते ही नहीं है मेजोरिटी, तो पेरेंट्स को आती ही नहीं है वो लैंग्वेज, कैसे सिखाएंगे? आपने सिखानी है, टीचर ने सिखानी है। तो सिखाएगी कैसे? जब तक आप बोलेंगे नहीं खुद। अगर आपको खुद नहीं आती अनफॉर्चुनेटली, तो फिर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो आप बच्चों के साथ जाती कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको आती है और नहीं कर रहे तब भी बदबयानती है। तो इसलिए ये करना है, टीचर की जिम्मेदारी है, इंग्लिश टीचर की जिम्मेदारी है कि वो ये सब कुछ सिखाए। अब हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए। जब ये सिखाना है तो इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए। हम देखते हैं कि जाहिर है कि पहले तो बुनियादी तौर पर प्ले ग्रुप में, नर्सरी केजी में बेसिक जो साउंड है वो बच्चा सीख लेता है अच्छी तरह, साउंड्स की पहचान हो जाती है और उनके बनने वाले वर्ड सीख लेता है, एप्पल, बॉल, कैट, एरोप्लेन, एटसेट्रा, इस तरह वर्ड सीख लेता है। ये यानी कि थोड़ी बहुत शनासाई उसको इस लैंग्वेज से हो जाती है। लेकिन
फर्ज कर ले कि प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी तीनों लेवल पे बच्चा सीख नहीं पाया, क्या लेट कमर है, सीखा नहीं उसने, किसी भी वजह से उसको वन क्लास में दाखिला दे दिया, क्या अब आप उसको स्पीकिंग सिखा सकते हैं? यस, सिखा सकते हैं, डेफिनेटली सिखा सकते हैं। आपको पता है कि जो लोग फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, ओवरसीज होते हैं जो, वो वहां जाके अनपढ़ होने के बावजूद वहां की लैंग्वेज सीख लेते हैं। अनपढ़ होने के बावजूद कैसे सीख लेते हैं? बार बार सुन के, लिसनिंग होती है बार बार। जब बार बार सुनता है तो वो लैंग्वेज बोलने की कोशिश करता है, और वो सारे स्टेप्स होते हैं जो मैंने पीछे बताए, और फिर वो उसको कुछ ना कुछ छोटे छोटे लफ्ज बोलता है इब्तिदा में, फिर सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देते हैं। तो क्लासरूम में भी बिल्कुल यही कैफियत होती है। हमने एक जहन में हवा बिठाया हुआ है कि जब तक बच्चा नीचे से अलामा बनकर नहीं आता उनको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सिखा सकते। जब तक बच्चा केजी क्लास से या उससे पिछली क्लास से अलामा बनकर नहीं आता, वो स्पीकिंग नहीं कर सकता। ये एक बिल्कुल ही गलत तस्वुर है, ऐसा नहीं है। फ्रॉम द फर्स्ट डे हम उसको स्पीकिंग सिखा सकते हैं, बच्चे को प्ले प्ले ग्रुप में स्पीकिंग सिखा सकते हैं। याद रखें, वो कैसे सिखानी है? टीचर ने बोल के सिखानी है। अब चूंकि जिम्मेदारी टीचर की आ जाती है, इसलिए फिर वहां पे आई बाई शाई शुरू हो जाती है। तो इसलिए खैर, अब हम देखते हैं कि फिर हम क्लासरूम में स्पीकिंग शुरू कैसे करा सकते हैं, इब्तिदा कैसे करेंगे इसकी? वैसे तो बच्चा कुछ ना कुछ वर्ड भी सीख के आया होता है, माहौल, अपने माहौल से, अपने पेरेंट्स से। लेकिन अगर बिलफर्ज नहीं भी सीखे तो नो प्रॉब्लम। आपने फॉर एग्जाम्पल अब कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, स्पीकिंग सिखानी है, तो आप सब बच्चों से, हर बच्चे से इंडिविजुअली पूछे। पहले बता देंगे, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आपने अपना नाम बताना है। जब मैं आपसे कहूं व्हाट इज योर नेम, तो आपने बताना है, अपना नाम बताना है। इब्तिदा में इतना ही रख लें, सिर्फ नाम बोल दें। और अगले स्टेप में ले आए कि जब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आपने कहना है आई एम साजिद, आई एम, जो भी आपका नाम है वो आप लेंगे। अब फिर आई एम भी साथ लगा दें। अगर आई एम ना भी लगाएं तो बात पूरी हो जाती है, उसकी रिस्पॉन्स पूरा हो गया, उसके रिप्लाई उसने कर दिया। तो इब्तिदा आसान से करनी है, आसान तरीन चीज स्टेप से करनी है। मुश्किल स्टेप से इब्तिदा नहीं करनी, आसान तरीन स्टेप से इब्तिदा करके मुश्किल की तरफ लेके जाना, नॉन से अननोन की तरफ लेके जाना। तो आसान क्या है, व्हाट इज योर नेम। अब बच्चे को अपना नाम तो पता है ना, तो आप उसे बच्चे को पहले बता दें कि मैं आपसे ये जुमला पूछूंगी तो इसका मतलब होगा आपका नाम क्या है। अब आप हर बच्चे से पूछें व्हाट इज योर नेम, और हर बच्चा इंडिविजुअली जवाब दे आपको। हर बच्चे से आप इंडिविजुअली पूछें ये क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम। हो सकता है कि जब 30 स्टूडेंट्स से, फॉर एग्जाम्पल मोस्टली अक्सर स्कूलों में इतनी तादाद होती है क्लास में, तो अगर 30 स्टूडेंट से आप ये क्वेश्चन करेंगी तो आई थिंक इसको कम अज कम 10 to 15 मिनट्स तो लग जाएंगे। अब ये क्या हुआ, 15 मिनट्स तक बच्चे एक ही सेंटेंस सुन रहे हैं, व्हाट इज योर नेम। 15 मिनट्स तक, 20 मिनट्स तक बाद सूरतों में एक ही सेंटेंस सुनते जा रहे हैं बार बार, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब जब इतनी बार लिसनिंग करेगा बच्चा, तो कम से कम उसको ये सेंटेंस तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि जब किसी से नाम पूछना हो तो उसे कहते हैं व्हाट इज योर नेम, जब किसी से गुफ्तगू की इब्तिदा करनी हो तो उसे कहते हैं व्हाट इज योर नेम। ये है स्पीकिंग की इब्तिदा। नेक्स्ट जो आप लेवल लेके जा सकते हैं कि हाउ आर यू। ये मैं ये नहीं कह रहा उसी दिन आपने नेक्स्ट सेंटेंस में चले जाने, यानी उस व्हाट इज योर नेम की कम अज कम एक हफ्ता प्रैक्टिस कराएं, एटलीस्ट एक हफ्ता सिर्फ व्हाट इज योर नेम पे प्रैक्टिस करें। तो व्हाट इज योर नेम डेली पूछें, डेली 15-20 मिनट पे लगाएं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि व्हाट इज योर नेम और उसका रिस्पॉन्स का बच्चों को पता ना चले कि इसका क्या मतलब होता है, कैसे बोलना है इसको, किसका जवाब कहते हैं।
और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं, हाउ आर यू, और जवाब भी बता दें बच्चों को, आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हाउ आर यू जब आप इसी तरह रिपीट होगा बार बार एक हफ्ते तक, डेली 15-20 मिनट रिपीट होगा, 15 मिनट 10 मिनट रिपीट होगा, और बच्चे रिस्पॉन्स भी करेंगे बार बार, तो कम से कम 2 सेंटेंसेस बच्चा डेली बोलना सीख रहा है। 2 सेंटेंसेस डेली बोलना सीख रहा है, एक क्वेश्चन और एक उसका आंसर, एक क्वेश्चन और एक उसका आंसर। लेकिन स्पीकिंग के लिए तरीकाकार यही रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, हेस्ट मेक वेस्ट वाला मामला नहीं करना। तरीकाकार इसका यही रखना है, एक हफ्ता प्रैक्टिस करें, एक सेंटेंस, एक छोटे क्लास की बात कर रहा हूं मैं, जहां से इब्तिदा करनी है, अभी हमने जहां से शुरुआत होनी है उनकी बात कर रहा हूं। और इसी तरह उसके बाद क्या हो सकता है, व्हाट इज दिस, क्लासरूम में जो जो चीजें मौजूद हैं एक एक करके, व्हाट इज दिस, पेन हाथ में पकड़ के पूछें व्हाट इज दिस, बुक हाथ में पकड़ पूछें व्हाट इज दिस, वो आपको रिस्पॉन्स करे, दिस इज अ बुक, सिर्फ नाम ही ले दे, इब्तिदा में बुक, वो सिर्फ बुक बोल दे, पेन बोल दे, नाम उसका, किताब जो चीज, बैग है बैग का लफ्ज बोल दें, जो भी चीज भी आप पूछ रही है, चेयर का पूछ रही है, टेबल का पूछ रही है, डेस्क का पूछ रही है, फैन का पूछ रही है, जो भी आपने पूछा है, जिस चीज पर इशारा करके पूछा है व्हाट इज दिस, उसका नाम ले दे सिर्फ, स्पीकिंग की इब्तिदा हो गई। और मजीद उसको बेहतर करने के लिए अगले लेवल पे क्या कर सकते हैं आप, कि वो पूरा सेंटेंस बोले। अगर ये रूटीन में एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, अंग्रेज पूरा जुमला बोल के नहीं बताते, आप लोग को पूछे व्हाट इज दिस, तो ये नहीं कहते दिस इज द बॉल, कहते बॉल, इतना शॉर्ट से जवाब देते हैं। तो अगर वो सिर्फ बॉल आपके बच्चे बोल रहे हैं तो नेचुरली बोल रहे हैं, लेकिन हमने जो उसको स्पीकिंग में ये भी सिखाना है कि इसका एक्चुअल फुल सेंटेंस आंसर क्या हो सकता है, तो उसके लिए फिर आप उसको क्या बता सकते हैं बाद में, कि इसको आपने बोलना है दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बुक, दिस इज अ फैन। तो ये आप, एक तो प्रोनाउंसिएशन जैसे मैंने पहले बताया, पिछले लेवल पे बता दिया कि अगर स्पीक लिसनिंग जहां से हो रही है, बोलने वाला का अगर लहजा दुरुस्त नहीं है, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त नहीं है, तो सुनने वाला भी ज़ाहिर है गलत ही सुनेगा और गलत ही कॉपी करेगा उसको। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो टीचर है उसका प्रोनाउंसिएशन भी सही हो और सेंट भी सही हो, लहजा भी ठीक हो उसका। पंजाबी में इंग्लिश नहीं बोलनी, व्हाट इज दिस, इट इज अ बॉल, इट इज नॉट अ जोक, इट इज अ रियलिटी इन अवर सोसाइटी। हम पंजाबी में इंग्लिश बोल रहे होते हैं। तो टीचर, इंग्लिश टीचर है जो अपने आप को इंग्लिश टीचर कहता है, समझता है, समझती है, कहती है, उसके लिए लाजिम है कि वो प्रोनाउंसिएशन भी अपना सही करे, तभी वो आगे स्पीकिंग सिखाएगी ना, बच्चों को सिखाएगा। वो इसी तरह व्हाट इज दिस के बाद व्हाट इज दैट पे ले जाए, व्हाट, इसको इसको फिर और आगे कर ले, दीज वाली सेंटेंस शुरू कर दे, दोज वाले सेंटेंस शुरू कर दे, फिर इससे और आगे लेवल पे ले जाए, वेयर इज द बुक। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने और क्या लेंगे, अगले लेवल पे ले गए हैं, हायर लेवल पे ले गए हैं। अब वो आपको बताएं द बुक इज ऑन द टेबल। अब आप देखिए साथ साथ ग्रामर भी सिखाई जा रहे हैं। अब ये लेवल कहाँ पे, 1 क्लास में के लेवल पे आप ये सब कुछ कर सकते हैं। वाह जी, उन बच्चों को आपने सिखाना है कि प्रोनाउंसिएशन, ये प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कैसे है, वेयर इज द बुक, वो आपको बताएं द बुक इज ऑन द टेबल, फॉर एग्जाम्पल। और उससे भी अगले लेवल पे आप जा सकते हैं, हु आर यू। हु जो है वो ज्यादा गाढ़ा है, वेयर से, उसमें वो आपको डिस्क्राइब करना है, उस बच्चे ने आपको अपने आप को डिस्क्राइब करेगा। और उससे अगले लेवल पे आप वाई पर ले जाएंगे, वाई सबसे टफ क्वेश्चन होता है, वाई। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चनिंग के जरिए आप इब्तिदा कर सकते हैं। अगर बच्चों को बोलने में दिक्कत हो तो आप उनको टिप्स दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने स्पून फीडिंग नहीं करनी, टिप्स बतानी है। स्पून फीडिंग ये होती है कि आप खुद ही सारा जो है उसको खिला रहे हो, और उसको खाना, जब तक आप खुद खिलाते रहेंगे बच्चे को खाना नहीं आएगा।
जब तक आप खुद बच्चे को मछली जो है शिकार करके देते रहेंगे, बच्चे को मछली शिकार करना नहीं आएगी। तो ये इसको प्रैक्टिस को यकीनी बनानी है कि बच्चे करें ये सब, आपके साथ मिलकर करें, आपको फॉलो करें, आपको जो है रिपीट करें जो आप कह रहे हैं, जो इस तरह स्पीकिंग की इब्तिदा होगी। अब ये जाहिर है कि मैं सारे बात सेंटेंसेस तो नहीं सिखा सकता कि यहाँ पे कौन कौन से सेंटेंस आपने सिखाने हैं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास यहाँ पे आज की वीडियो में। तो आप जो है इस सिलसिले में जो बुक्स स्पोकन इंग्लिश के लिए बोल मिलती हैं, लैंग्वेज स्किल्स की बुक्स जो हैं उनको रीड करें, उनसे आपको मजीद गाइडेंस मिलेगी। और आप कमेंट्स में नीचे जो है कमेंट्स में क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल जो है लिसनिंग भी हो गई, रीडिंग सॉरी स्पीकिंग भी हो गई। अब हालांकि हमारे यहाँ क्या होता है, जब बच्चा क्लास में आता है, स्कूल में दाखिल होता है, तो पेरेंट्स की ख्वाहिश पता क्या होती है, आज मेरा बच्चा खत्तात बन के निकले, राइटर बन के निकले। पेरेंट्स की ख्वाहिश बता रहा हूँ मैं, ये होती है कि पहले ही दिन पे जब बच्चा प्ले ग्रुप में नर्सरी में आया है तो वो खत्तात बन के निकले, राइटर हो, कातिब हो, कैलीग्राफर हो। ये उनकी ख्वाहिश है, हमने उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना है, लेकिन उनको थोड़ा सा समझाना भी है कि हर चीज को सीखने का एक की तरतीब होती है, सीखने की उसी तरतीब से चीज सिखाई जाती है। तो कहा क्या है, हमने लिसनिंग करानी है, स्पीकिंग करानी है और रीडिंग करानी है। रीडिंग की इब्तिदा जो है ज़ाहिर अल्फ़ाबेट से करते हैं, प्ले ग्रुप में अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं सबसे पहले, कि उनकी साउंड्स का पता हो, साउंड्स के ये आ बा का, तो उनकी साउंड्स का पता हो और शेप्स के नाम भी पता हो। एक होती है साउंड, एक होती है उसकी शेप। ए जो है, ए उसका नाम है और आ उसकी साउंड है। बी लेटर का नाम है, बा उसकी साउंड है। सी लेटर का नाम है, का उसकी साउंड है। डी लेटर का नाम है, डा उसकी साउंड है। तो अल्फाबेट्स की रिकग्निशन यहाँ से होती है, साउंड से। साउंड से हम इब्तिदा करते हैं और उसके लिए जाहिर है अब ये इसके लिए हर जो लेवल है ना, लिसनिंग का, रीडिंग का और राइटिंग का, स्पीकिंग का, इसके लिए अलहदा वीडियो भी इंशाल्लाह आगे आगे आएगी इंशाल्लाह ताला। अभी हम सिर्फ मोटी मोटी बातें करने जा रहे हैं, मोटी मोटी बातें, ताकि एक कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड हो जाए कि हमने करना क्या है। तो अल्फाबेट सिखाएं फ्लैश कार्ड के जरिए जो है, फ्लैश कार्ड आपके हाथ में हो, ये एप्पल का फॉर एग्जाम्पल पिक्चर आपके हाथ में है, और इससे भी अच्छी बात यह है कि हर बच्चे के हाथ में एप्पल की पिक्चर हो, वो कायदे में होती है। तो बुकलेट बुक बच्चे पढ़े होते हैं, प्राइमर पढ़ रहे होते हैं, उस पर उसकी तस्वीर होती है। अगर फ्लैश कार्ड हर बच्चे के हाथ में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक पर उनकी पिक्चर बनी हुई है। आप उसको मजीद वादे करने के लिए फ्लैश कार्ड की सूरत में उसको बताएं, उससे मतलब पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस। अब वो कोई कहेगा सेब, कोई कहेगा कुछ, आप बताएं एप्पल, एप्पल, बोले एप्पल। अब ये एप्पल आपने बुलवाना है, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह इसको आगे लेकर चलते हैं, सारा पूरी एबीसी हमने इसी तरीके से सिखानी, और एक्टिविटीज भी करनी, तमाम एक्टिविटीज के जरिए जो है ये अल्फाबेट की रिकग्निशन करवानी है। अल्फाबेट की रिकग्निशन जब हो जाती है तो फिर हम बच्चे को वर्ड्स बिल्डिंग पे लेके आते हैं। असल में वर्ड्स बिल्डिंग साथ साथ हो रही होती है, जैसे अब बताया ना जब कि ए फॉर एप्पल, एप्पल। अब ये ए असल में हम साउंड बता रहे हैं, आ की, ए की साउंड बता रहे हैं, ए की साउंड सिखा रहे हैं। जब ए से शुरू होने वाले चार पांच लफ्ज बताएंगे, एप्पल, एरोप्लेन, आंट, एरो, इस तरह चार पांच लफ्ज आप उसकी बताएंगे एक ही हर्फ से शुरू होने वाले, तो उसकी साउंड ऑटोमेटिकली दिमाग में उसके बैठ जाएगी कि इसकी साउंड क्या है। इसको मजीद कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे वर्ड बिल्डिंग करते हैं।
वर्ड बिल्डिंग में जो प्रॉपर तरीका है ना, वो है जो वॉवल्स है उनकी साउंड सिखाने का। पहले बच्चों को वॉवल्स की साउंड सिखाई जाएगी, जैसे B A B A L बॉल, B A T बैट, B A D बैट, BN बैन, FN फैन, CN कैन, बहुत ये सब मिसालें दे रहा हूँ कि इस तरह एक ही साउंड, लॉन्ग साउंड भी और शॉर्ट साउंड, ओ की साउंड, ई की साउंड, आई की साउंड, तो पहले इनकी साउंड सिखाएं। ये हमारे जैसे उर्दू में होता है ना, जैसे हम कहते हैं जोड़ करना, बेली बा बाबा। अब वो बाबा जो है असल में क्या सिखा रहे हैं हम वॉवल सिखा रहे हैं, उर्दू के वॉवल, अलिफ, वाओ, या, और छोटी ये और बड़ी ये क्या है, वॉवल्स हैं, हरूफ इल्लत हैं उर्दू जुबान के। इंग्लिश में हमने A E I O U की साउंड सिखानी है पहले, और फिर उसके बाद प्रॉपर वर्ड बिल्डिंग उनको आएगी बच्चों को। वर्ड बिल्डिंग के लिए अगर आप ये नहीं सिखाते ना, अगर बुक में नहीं भी है तो खुद प्रैक्टिस करा दी, अब तो अच्छी बुक्स में सब में होती है, ठीक है। अगर बिलफर्ज नहीं भी है किसी बुक में, तो आप खुद उसकी बोर्ड पे ऐसे वर्ड लिख, एक ही कह लो कि राइमिंग वर्ड कहते हैं ना, राइमिंग वर्ड लिखिए, एक ही साउंड से बनने वाले, वॉवल से बनने वाले, जिसमें एक ही वॉवल आ रहा है, मतलब है एक ही वॉवल वाले जो है ना साउंड से शुरू होने वाले, या सॉरी दरमियान में आने वाली वो साउंड जिनमें वॉवल की है, मिलती जुलती राइमिंग है, उनको बोर्ड पे लिख के वो पढ़ाएं, बार बार पढ़ाएं। ए की पहले प्रैक्टिस कराएं, फिर ई की कराएं, फिर ओ की कराएं, आई की कराएं, सॉरी ओ की कराएं, यू की कराएं, वाई सेमी वॉवल की, सेमी वॉवल जो वाई है उसकी भी कराएं, डब्ल्यू भी सेमी वॉवल इस्तेमाल होता है उसकी कराएं। जब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप वर्ड बिल्डिंग की नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, कि फिर आप सिलेबस सिखाएं। हमारे यहाँ बाजू का तरतीब का पता नहीं होता ना टीचर्स को, तो वो सिलेबस पहले सिखा रहे होते हैं, साउंड बाद में सिखा रहे होते हैं वॉवल्स। वॉवल की साउंड सीखे बगैर सिलेबस नहीं आएंगे, याद रखें। पहले अल्फाबेट की रिकग्निशन, फिर वॉवल्स की साउंड्स की प्रॉपर प्रैक्टिस, फिर उसके बाद लेवल आता है सिलेबल का। सिलेबल जैसे BUT बट, TER टर, बट टर, FLY फ्लाई, बट टर फ्लाई, 3 syllable वर्ड। PUT पुट, सिंगल सिलेबल वर्ड। SIT सिट, सिंगल सिलेबल वर्ड। सिंगल सिलेबल वर्ड आप उस वक्त सिखा लेते हैं जब साउंड्स की प्रैक्टिस कराते हैं, ये वॉवल्स की प्रैक्टिस कराते हैं। तो वॉवल्स की साउंड्स की प्रैक्टिस कराते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग साउंड्स की, तो उस वक्त आप ये सिखा देते हैं उनको कह लो कि सिंगल वॉवल वाले, सिंगल सिलेबल वाले सिखा देते हैं। अब फिर उसके बाद डबल वॉवल, डबल सॉरी डबल सिलेबल, असल में डबल वॉवल ही होते हैं, जिसकी वजह से वो सिलेबल डबल दो रहते हैं। डबल वॉवल यानी डबल सिलेबल वाले, फिर ट्रिपल सिलेबल वाले जो है वर्ड आप इस तरह सिखा सकते हैं। वर्ड बिल्डिंग के बाद लेवल आता है रीडिंग सेंटेंसेस का। अब लेवल है सेंटेंस सिखाने का। सेंटेंस पहले शॉर्ट होनी चाहिए, ओनली 3 वर्ड। तरह में 3 वर्ड या उससे भी शॉर्ट हो सकते, 2 वर्ड, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो आउट, कम इन, 2 वर्ड्स ओनली, शॉर्ट सेंटेंस। मैंने पहले कहा कि असूल जो है ना, आसान से मुश्किल की तरफ जाना है, इजी टू डिफिकल्ट, फिर उसके बाद 3 वर्ड वाला, फिर 4 वर्ड वाला, फिर 5 वर्ड वाला, इस तरह सेंटेंसेस जो है उसकी रीडिंग सिखाएं। अक्सर बुक्स में जो है तरतीब यही होती है, तो पहले 2 वर्ड वाले सेंटेंसेस होते हैं, फिर 3 वर्ड वाले सेंटेंसेस। अक्सर में होता है दिस इज द बुक, दिस इज द बैट, दैट इज द पेन, दैट इज द चेयर, इस तरह के यानी 4 वर्ड, वर्ड तो 3 है, एक उसमें आ जो है लेटर आ गया, अल्फाबेट, सॉरी आर्टिकल के तौर पर। तो रीडिंग सेंटेंसेस के बाद लेवल आता है रीडिंग पैराग्राफ्स का। फिर आप पैराग्राफ सिखाना, पढ़ना सिखाते हैं। जब सेंटेंस सीखना बच्चा पढ़ना सीख जाता है, फिर पैराग्राफ रीडिंग करने का लेवल आता है। और जब बार बार बच्चा मुख्तलिफ पैराग्राफ पढ़ते जाता है, पढ़ते जाता है, पढ़ते जाता है,
तो उस पर के बाद लेवल आता है रीडिंग बुक्स का। अब ये सब चीजों में मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ रीडिंग में मैंने वर्ड मीनिंग की बात नहीं की, अब तक नहीं ना की। तो उसका ताल्लुक हमारे यहाँ लिसनिंग से है। वर्ड मीनिंग का ताल्लुक पहले लेवल से, लिसनिंग से। वहां हम वर्ड मीनिंग सिखा के आ रहे हैं। अगर कहीं कमी है, बेशी है, कोई वर्ड नया है बच्चों के लिए, तो उसकी मीनिंग बता देनी चाहिए। कोई नया वर्ड है तो उसकी मीनिंग बताने चाहिए। और अगर कोशिश उसमें यह हो कि डायरेक्ट बताने वाला मामला ना हो, उसकी पिक्चर हो। जैसे बुक हम पढ़ाते हैं, दिस बुक, तो सामने बनी होती है बुक। अब दिस और इज तो बार बार बोला जाता है। अब बुक सामने बनी हुई है और टेबल पे भी पड़ी हुई है, उसके पास भी पड़ी है। दो चीजें भी आमतौर पर इस तरह सेंटेंसेस यूज होती हैं। जब नया वर्ड कोई आता है तो उसकी कोशिश करनी चाहिए कि उसकी पिक्चर दिखाई जाए कम अज कम। ये क्यों? आपको पता है कि लैंग्वेज की जो इब्तिदा हुई सबसे पहले सुमेरियन सिविलाइजेशन से, उन्होंने पिक्चर लैंग्वेज से स्टार्ट किया था। सबसे पहली लैंग्वेज जो दुनिया में वजूद में आई थी, लिखने के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, बोलने के लिहाज से तो अरबी जुबान सबसे पहली है, लेकिन लिखने के एतबार से जो सबसे पहली जुबान वजूद में आई है वो है सुमेरियन लैंग्वेज। सुमेरियन लैंग्वेज में आपको पता है कोई अल्फाबेट्स नहीं है, पिक्चर्स हैं बस, कुछ शेप्स हैं। उन शेप्स के जरिए वो लिख के आपको एक्सप्रेस करते थे पूरे पूरे वर्ड्स को या फ्रेजेस को या लेटर्स को। लेटर्स तो थे नहीं एक्चुअली। फिर उसके बाद लेटर्स का वजूद आया, अरबी जुबान ने लेटर्स दिए। ये जो जैसे अबजद कहते हैं ना, हरूफ अबजद, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स कहते हैं, ये अरबी जुबान में सबसे पहले जो है मौजूद वजूद में आई है सबसे पहले। और फिर अरबी जुबान से बाद दूसरी जुबानों में मुंतकिल हुए। तो बहरकैफ ये तो एक मालूमाती बात आपसे मैंने शेयर कर दी बीच में कि लैंग्वेज जो है पिक्चर के जरिए सिखाना इसलिए जरूरी है कि हमारे दिमाग की बनावट अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है, आपको इसका तजर्बा भी होगा कि जब भी आप कोई वर्ड बोलते हैं तो आपकी आंखों के सामने उसकी पिक्चर बन जाती है। बनती है नहीं? जब भी कोई वर्ड बोलते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल बोले बुक, तो जहन में बुक की आंखों के सामने पिक्चर सी बन जाती है। तस्वुर में बनती है, एक्चुअली सामने स्क्रीन पर नहीं बनती, तस्वुर में बनती है, लेकिन बनती है। जो वर्ड भी हम बोलते हैं, अगर हमने उसको देखा हुआ है तो उसकी पिक्चर उस दिमाग में बन जाती है। तो इसलिए पिक्चर्स के जरिए हमारा दिमाग जल्दी सीखता है। हमारे लैंग्वेज सॉरी हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर ऐसी है, जहनी साख्त ऐसी है कि पिक्चर्स के जरिए हमारा दिमाग जल्दी सीखता है। तो इससे रीडिंग में सेंटेंसेस सिखाने के लिए पिक्चर्स का इस्तेमाल करें। पैराग्राफ और उसके बाद रीडिंग बुक्स लेवल पर लेके जाएं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मीनिंग, जहाँ जहाँ का मीनिंग नहीं पता वहाँ पे बच्चों को गाइड करें, सिखाएं, बताएं मीनिंग क्या है। क्योंकि एक भी वर्ड का मीनिंग अगर नहीं पता एक सेंटेंस में तो पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। जबकि हमारी शर्त है लिसनिंग से शुरू हो गई थी कि मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मीनिंग पता नहीं है तो लैंग्वेज नहीं आएगी। उसके बाद लेवल ऑफ रीडिंग हम एक नज़र देख लेते हैं कि क्या है। ये जो हमने पहले जो बात की है वो है पढ़ाने की तजवीज़ के हिसाब से। दूसरे जो अब हम बता रहे हैं ये एक्सपर्टाइज के हिसाब से। पहले जो हमने बताया वो है लिंगुअल सीक्वेंस, कि पहले अल्फ़ाबेट्स आते हैं, फिर वर्ड आते हैं, फिर सेंटेंसेस आते हैं, पैराग्राफ्स आते हैं। वो भी एक तदरीज है, तरतीब है, वो भी लेवल्स हैं। अब हम लेवल्स कर रहे हैं स्किल के एतबार से कि कितना बंदा स्किलफुल है। लैंग्वेज में स्किलफुल कैसा है, कितनी स्किल है रीडिंग करने के हिसाब से। पहला लेवल है लिटरल, कि अंडरस्टैंडिंग है सरफेस मीनिंग, यानी आप सिर्फ रीड कर लें लफ्ज लिखा क्या हुआ है। एक बुक है, एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को पढ़ें, या वो एक बुक है उसको आप पढ़ें और हर लफ्ज का मीनिंग समझ लें कि ये लिखा क्या हुआ है। ये है लिटरल। इस लेवल को कहते हैं लिटरल। जैसे हम कुरान पाक पढ़ते हैं
उर्दू तर्जमे के साथ। जब हम कुरान पाक उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ते हैं तो ये लिटरल मीनिंग हम समझ रहे होते हैं उसका, लिटरल, बल्कि उसका भी कम लेवल है ये। जब हर लफ्ज का अलग मीनिंग समझते हैं हम, उस वक्त लिटरल मीनिंग कर रहे होते हैं। और बामुहावरा तर्जमा पढ़ते हैं तो लिटरल मीनिंग होता है वो। दूसरा है लेवल इंफिरेंशियल। इंफिरेंशियल इंफिरेंस से बना है, इसका मतलब होता है नतीजा हासिल करना। यानी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें बिटवीन द लाइंस क्या समझ आ रहा है। बिटवीन द लाइंस का क्या मतलब होता है? मसलन एक जुमला लिखा हुआ है कि आई वांट मेडिसिन, आई नीड मेडिसिन, ये जुमला लिखा हुआ है खबर नंबर। अब इस एक जुमले में कौन कौन से मीनिंग पूछीते हैं, कौन कौन सी बातें पूछीते हैं जो जुमले में लिखी नहीं हुई, कि वो बंदा बीमार है, ठीक है, वहां लिखा नहीं हुआ, लेकिन इन बिटवीन द लाइंस समझ आता है कि बीमार बंदा है, तो कह रहा है आई नीड मेडिसिन, बीमार है। ये इम्प्लाइड है, इसे कहते हैं इम्प्लाइड मीनिंग। ये होता है इम्प्लाइड मीनिंग, लिखा नहीं होता लेकिन समझ आ रहा होता है कि ये भी असल में बात इस वजह से की है, इसे इम्प्लाइड मीनिंग कहते हैं। तीसरा लेवल है क्रिटिकल। क्रिटिकल लेवल जो है इसमें हम एनालाइज करते हैं, यानी जो रीडिंग की है हमने उसको एनालाइज करते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। एनालाइज करने के हवाले से जो है इसमें एक तो ये कि हम उसकी तरतीब जो होती है ज़मानी तरतीब के हिसाब से डिस्कस करते हैं, और उसके असरात के हिसाब से डिस्कस करते हैं, उसके आउटकम्स के हिसाब से डिस्कस करते हैं, कॉजेज के हिसाब से डिस्कस करते हैं। तो रीडिंग जो होती है ना, उसके के अंदर ये बातें लिखी नहीं होती जो सारी बोली जा रही हैं यहाँ पे, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, क्वेश्चनिंग, ये लिखा हुआ नहीं होता। उसके बारे में डिस्कस करना होता है कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे है, ये कैसे है। तो इसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, और क्रिटिकल लेवल है ये क्रिटिकल रीडिंग। और चौथा लेवल होता है रीडिंग में क्रिएटिव रीडिंग, गोइंग बियॉन्ड अ टेक्स्ट, अप्लाइंग आइडियाज एंड इमेजिनेशन। यानी आपने एक पैराग्राफ, फॉर एग्जाम्पल एक पोएम आपने पढ़ी, और इस पोएम्स के छोटे से टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा समंदर आपको नजर आता है। अगर वो समंदर आपको नजर नहीं आ रहा फॉर एग्जाम्पल, तो इट मीन्स कि आप क्रिएटिव नहीं है, रीडिंग आपकी क्रिएटिव नहीं है। अगर आप सिर्फ लिटरल मीनिंग पे हैं तो आपकी रीडिंग बहुत ही छोटे लेवल पे। अगर इन्फ्लुएंशियल लेवल पे आ गई है तो उससे बेहतर हो गई है, क्रिटिकल लेवल पे आ गए हैं तो उससे बेहतर हो गई है, क्रिएटिव लेवल पे आ गए हैं तो सबसे बेहतर लेवल पे। अब हमने क्या क्या करना है, ये सब लेवल ऑफ रीडिंग अपने स्टूडेंट्स को सिखाने हैं, इंग्लिश में सिखाने हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से सिखाने। तो रीडिंग के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है राइटिंग का, चौथी स्किल। पहले हमने बात की लिसनिंग का, फिर स्पीकिंग का, फिर रीडिंग का। इन तीन स्किल्स के बगैर ये चौथी स्किल नहीं आ सकती, याद रखिएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग के बगैर चौथी स्किल नहीं आती प्रॉपर। तो चौथी स्किल है राइटिंग। अब राइटिंग जो है इसकी इब्तिदा कैसे कराई जाती है, या करनी चाहिए, यूं कह रहे हैं। राइटिंग है कि हम पेंसिल से, पेन से करते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं छोटे इब्तिदा में, प्ले ग्रुप नर्सरी के, उनको हम डायरेक्ट पेन नहीं थमाते, बल्कि डायरेक्ट पेंसिल देते हैं। क्यों डायरेक्ट पेंसिल इसलिए देते हैं? मिस्टेक्स को सुधारने के लिए, गलतियों को सुधारने के लिए।
लेड पेंसिल देते हैं गलतियों को सुधारने के लिए। अब लेड पेंसिल उसने लिखनी है, लेड पेंसिल, लेकिन लेड पेंसिल से बच्चा उस वक्त तक नहीं लिख सकता उसको, जब तक उसे दुरुस्त तरीके से पकड़ना ना आ जाए। जब तक पेंसिल को पकड़ना उससे नहीं आता वो लिख नहीं सकता बच्चा, ट्रेसिंग भी नहीं कर सकता। तो इसलिए पेंसिल पर ग्रिप देने के लिए जरूरी है कि बच्चे को पहले कलरिंग करवाई जाए, सिर्फ कलरिंग। कम से कम 1 माह तक बच्चे को सिर्फ कलरिंग कराई जाए, चाहिए कि वो घर पे ये सीख के आया हो, घर पे पेरेंट्स करा दें कम से कम। यानी ये फिर आपके पास एडमिशन की शर्त होनी चाहिए कि बच्चा कलरिंग सीख के आया हुआ है, बच्चे को कलरिंग आती है और प्रॉपर आती है, सिर्फ काटे माटे मारना नहीं, कलरिंग आती है वो बच्चे को। तो बच्चे को कलरिंग आ जाएगी तो उसके बाद अगला लेवल आएगा पेंसिल पकड़ने का, पेंसिल से लिखने का। पेंसिल से लिखने के लिए जो है वो क्या है, उसके लिए इब्तिदा हम करते हैं ट्रेसिंग, के वर्ड्स डॉटेड डॉट्स की शक्ल में लिखे होते हैं और उसके ऊपर पेंसिल फेरता बच्चा, इसे कहते हैं ट्रेसिंग। उर्दू में कहते हैं पेंसिल फेरना, लिखे हुए हरूफ पर पेंसिल फेरना। उसके बाद अगला लेवल जो आना चाहिए, लाना चाहिए, जो लाजमी, वो है कि टीचर ऊपर वाली लाइन पर 2 वर्ड्स लिख कर दे। क्या अब चूंकि लेटर्स की बात करें हम, लेटर्स जब सिखा रहे हैं तो लेटर्स भी इसी तरह कि एक ही लेटर की पहले प्रैक्टिस करें, आ 3 दफा लिखने चाहे और बच्चा उसको नीचे कॉपी करे, ठीक है। जब वो इमिटेट करेगा, कॉपी करेगा, तो उसकी राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही होगी। उसको यहाँ पे लाइनिंग का ख्याल करना बहुत जरूरी है कि लिखे बच्चा तो जब राइट करे, कॉपी भी कर रहा हो, उस वक्त से स्टार्ट होती है लाइनिंग का ख्याल करना। ये नहीं कि जो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा उस वक्त लाइनिंग का ख्याल करना आ जाएगा उसको खुद ब खुद। दैट इज अ बैड थ्योरी। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब हमने उसको कॉपी करना सिखाना है, यानी ऊपर आपने लिख के दिया, एक हर 3 दफा, लेटर 3 दफा लिख दी है, और उसको बच्चा नीचे कॉपी कर रहा है आपको, तो वहीं से आपने बच्चे को गाइड करना है कि लाइन के हिसाब से कैसे लिखना है। अभी आप कॉपी को कॉपी कर रहे हैं, इसलिए अभी आपको स्काई लेटर रूट लेटर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिखाने की जरूरत नहीं है। कॉपिंग के लेवल के बाद मरला आता है स्काई लेटर, रूट लेटर और ग्राफ लेटर का। जब बच्चा कॉपी करने के काबिल हो जाए लेटर्स को, तो उसके बाद आप उनको ये सिखाएं कि लेटर्स 3 किस्म के, राइटिंग के लिहाज से, लाइनिंग के लिहाज से क्या कहना। कुछ वो हैं तो सबसे ऊपर वाली लाइन पर टच होते हैं, ऊपर 3 लाइनों पे आते हैं, और स्काई लेटर उसको इसलिए कहते हैं कि सबसे ऊपर वाली लाइन से टच होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं स्काई लेटर। दूसरे लेटर हैं ग्रास लेटर्स, ये वो लेटर्स हैं जो दरमियान वाली 2 लाइनों में आते हैं। अच्छा, पहले स्काई लेटर के बाद BDFHKLT, BDFHKLT, ये क्या है, ये स्काई लेटर है। तो ग्रास लेटर्स कौन से हैं, जो दरमियान वाली 2 लाइन्स में आते हैं, वो बता दें जी ग्रास लेटर। इसकी प्रैक्टिस करानी, ये बताना नहीं, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करानी है आपने। पहले सिर्फ स्काई लेटर्स की प्रैक्टिस कराएं 1 हफ्ता, फिर ग्रास लेटर्स की प्रैक्टिस कराएं, फिर आ रहे रूट लेटर्स पर। और रूट लेटर्स वो होते हैं जो सबसे नीचे वाली 3 लाइनों पे आते हैं, जिनकी टेल होती है, जैसे G, जैसे P, जैसे Q, ठीक है, Y। स्मॉल की बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स तो सारे के सारे ऊपर वाले 3 लाइनों पे आते हैं ना, इसलिए पहले राइटिंग में कैपिटल लेटर्स आसान रहता है बच्चों के लिए कि वो सारे ऊपर वाले 3 लाइनों पे आते हैं, क्योंकि वो ऊपर वाले 3 लाइनों पे आते हैं तो उनके लिए राइटिंग का, लाइनिंग का प्रॉब्लम नहीं होता फिर, यानी इजी टू डिफिकल्ट जब हम जाएंगे तो कैपिटल लेटर्स सीखना बच्चों के लिए आसान है लिखना, एज कम्पेयर टू स्मॉल लेटर्स। तो स्मॉल लेटर्स में तो 3 किस्में आ जाती है राइटिंग के हिसाब से। तो अब पहले बेहतर ही होता है कैपिटल लेटर्स पहले सिखाएं, फिर स्मॉल लेटर्स सिखाएं। तो ये स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स, रूट लेटर्स की प्रैक्टिस कराएं अच्छी तरह। उसके बाद जो है आप वर्ड्स बिल्डिंग पे आ जाएं।
वर्ड बिल्डिंग भी इसी तरह सिखानी है कि आप ऊपर जो है वर्ड लिख के दें, नीचे आपको कॉपी करें। वर्ड ऊपर लिख के दें, दो वर्ड, टू वर्ड्स एटलीस्ट, बल्कि कहना चाहिए मैक्सिमम टू वर्ड लिख के दें इब्तिदा में, फिर तीन पे ले दें। अगर मतलब अच्छी लिखाई हो गई है तो तीन पे ले दें। इब्तिदा में सिर्फ टू लेटर्स पे रखें, टू लेटर्स लिख के दें, सॉरी वर्ड्स, टू वर्ड्स लिख के दें और बच्चे उसको कॉपी करें। फिर सेंटेंसेस पे ले आए। जब सेंटेंसेस का मामला है उस वक्त भी इसी तरीके से पहले इमिटेटिंग से ही करवाएं कि आप सेंटेंस ऊपर लिख के दें, बच्चे उसको कॉपी करें। कि हम राइटिंग की बात करें सारा, अब डिस्कस राइटिंग का हमारा मामला हो रहा है। फिर पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स में भी इमिटेशन है। बुक उसके सामने है, पैराग्राफ लिखे हुए हैं उसमें, उसको देख के कॉपी करें अपनी नोटबुक पर। पहले कॉपी करें, फिर जो है वो अपने से लिखें, वो है आगे। सिर्फ याद के हुआ लिख लें, उसे भी राइटिंग कहते हैं। ले, लेकिन जब वो खुद से लिखना कोशिश करते हैं फिर उसे कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। पहले वो कॉपी, ये कॉपी वाला मरना जरूरी है तब क्रिएटिव राइटिंग पैदा होगी। अगर आप समझते हैं कि कॉपिंग वाला महला किए बगैर क्रिएटिव राइटिंग पैदा हो जाएगी तो गलत फहमी है। सेंटेंसेस सिखाने के बाद पैराग्राफ की कॉपिंग करवाएं, बच्चों को पैराग्राफ याद कराएं पहले कुछ सैंपल। जब वो पैराग्राफ याद कर लें, लिखना शुरू कर दें, उसके बाद अगले लेवल पे आएगा क्रिएटिव राइटिंग। फिर क्रिएटिव राइटिंग ये है कि बच्चे को गाइड करें, टिप्स दें कि ये बुक पढ़िए, इसके बारे में लिखें, 5 सेंटेंस 5 सेंटेंस लिखें, अपने से लिखिए वो। ये है क्रिएटिव राइटिंग। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेंटेंसेस बढ़ाते रहें, सेंटेंसेस की तादाद बढ़ाते रहें। लेकिन शुरू बच्चों के एनवायरमेंट से हो, अपने एनवायरमेंट से, क्लासरूम के एनवायरमेंट से हो, फिर आगे लेके जाते रहें उसको। तो ये क्रिएटिव राइटिंग के बाद जो है ये 4 स्किल्स हमने सीख ली: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 स्किल्स जब बच्चा सीख जाता है तो उसमें जैसा कि मैंने बताया कि उसमें एक्सपर्टाइज उसको बढ़ती जाती बढ़ती जाती है। अल्टीमेटली जो है वो राइटर बन जाता है या स्पीकर बन जाता है। तो यहाँ पे एक चीज जो हमने डिस्कस की कि शुरू में मैंने इशारा कर दिया उसकी तरफ कि ग्रामर हमने सिखाने की बात नहीं की। ग्रामर की मैंने शुरू में बता दिया कि लिसनिंग से उसकी इब्तिदा होती है। ग्रामर की इब्तिदा कहाँ से होती है? लिसनिंग से। इस तरतीब से सेंटेंस में वर्ड वो सुनता है बच्चा या कोई भी सुनने वाला, उसी तरतीब से उसको बोलने की कोशिश करते हैं। तो ये है ग्रामर की इब्तिदा। हाँ, अब जो है 2-3 लेवल से आप उसको ग्रामर के रूल्स भी पढ़ाना शुरू कर दें, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करें। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा के, बता के कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करा के उसके बाद जो है आप अगले लेवल पे लेके आएंगे, टेंसेस पे लेके आएंगे। टेंसेस में भी हमारे यहाँ एक जो सरकारी तरीका कहने चलता है कि आपने पहले बताना है, इसकी तारीख बतानी है, फिर उर्दू में पहचान बताना है, फिर जो है आपने फार्मूला बताना है, फिर उसकी एग्जांपल्स बतानी है। ये हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, इसे हम सरकारी तरीका कहते हैं। एक्चुअली ये है ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर को, किसी भी लैंग्वेज को राइटिंग में लाने के लिए, क्रिएटिव राइटिंग करने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक को कहते हैं ट्रांसलेशन मेथड, और स्पीकिंग के लिए भी है, और दूसरे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बाद लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन असल में आसान है। ट्रांसलेशन मेथड से भी आसान है, लेकिन चूंकि हमने वो मुश्किल क्यों लगता है कि हमने ना लिसनिंग कराई होती है ना स्पीकिंग कराई होती है। अब 2 बेसिक स्टेप्स तो हमने स्किप कर दिए होते हैं। तो अब हमें लगता है कि डायरेक्ट अगर हम सिखाएंगे ग्रामर तो वो बच्चों को नहीं आएगी। हालांकि अगर लिसनिंग और स्पीकिंग आपने प्रॉपरली करवाई है तो साथ साथ बच्चा ग्रामर सीख रहा है, आपका ग्रामर साथ साथ सीख रहा है। आपने सिर्फ उनको बताना है कि जो वर्ड इस तरह के हैं इनको नाउन्स कहते हैं, जो इस तरह के उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं, जो इस तरह के नहीं फलां कहते हैं। हाँ, अब जो सेंटेंस, जो टेंसेस की मैं बात कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट डेफिनेट टेंस सिखाना है, तो उसमें
आपने सिचुएशन के एतबार से जुमले सिखाने हैं बच्चों को। बोलना सिखाएं पहले, फिर लिखना सिखाएं सिचुएशन के एतबार से। जब सिचुएशन के एतबार से, फॉर एग्जाम्पल आप उनसे कहें जी अपनी रूटीन्स लिखें, तो आप डेली काम करते हैं वो लिखें। अब वो उन्होंने लिसनिंग स्पीकिंग के बाद मरले से गुजरने के बाद आ चुका है, वो रीडिंग प्रैक्टिस करने के बाद। अब अगर आप उसको सिखाएं, कहेंगे कि अपनी डेली रूटीन लिखें, तो वो सारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में लिखेगा। अब आप उसको बताएंगे ये जो सेंटेंसेस आपने लिखे हैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और इसका फंक्शन है रूटीन्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, नेचुरल फिनोमिना, इसका फंक्शन बताएं। हाँ, अगर वो साथ वो भी बता दें उर्दू में पहचान ये है, और उर्दू तारीफ उसकी ये है, वगैरह वगैरह, फार्मूला उसका ये है, तो वो भी हेल्पिंग तो है, लेकिन बेसिक चीज नहीं है वो, याद रखिए। तो मेथड हम अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं उसमें बेस नहीं है, वो बेस है डायरेक्ट मेथड। ट्रांसलेशन मेथड को हम जिमनी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्प मतलब एडिशनली इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक आप डायरेक्ट मेथड सिखाएं, तो जब आप इस तरह कराएंगे तो इंशाल्लाह ताला ग्रामर की सलाहियत पैदा हो जाएगी बच्चों में, अच्छी अच्छी शुद्धबुद्ध होगी, अच्छी नो हाउ ग्रामर की हो जाएगी। याद रखिए कि ग्रामर जो है बोलने के लिए सीखने की जरूरत नहीं होती। आपने कितने लोगों ने पंजाबी की ग्रामर सीखी हुई है? कितने लोगों ने पंजाबी की ग्रामर पढ़ी है? पढ़ी है किसी ने पंजाबी की ग्रामर? लेकिन आप बोलते हैं फरवर पंजाबी कैसे? स्पीकिंग के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं होती, उसमें वर्ड्स को हम आगे पीछे भी कर देते हैं, ऊपर नीचे भी कर देते हैं, तो गुजारा हो जाता है, बात सुनने वाला समझ आता है कि क्या ना क्या चाह रहा है। जैसे शायरी में वर्ड्स को आगे पीछे किया होता है। तो ग्रामर की जरूरत कब पड़ती है? ग्रामर की जरूरत पड़ती है क्रिएटिव राइटिंग के लिए, राइटिंग के लिए भी, लेकिन खास तौर पर क्रिएटिव राइटिंग ग्रामर के बगैर मुमकिन नहीं है। जो भी क्रिएटिव राइटिंग करना चाहता है उसको पहले ग्रामर पर अबूर हासिल करना होगा। ग्रामर के बगैर क्रिएटिव राइटिंग नहीं आती। क्रिएटिव राइटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, कोई भी बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो बेसिक ग्रामर उनको सिखानी हो, बेसिक ग्रामर लाजमी सिखानी हो। उसके बगैर जो है वो क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकते। तो ये आज का जो सेशन हमारा लैंग्वेज स्किल्स के हवाले से, हमने 4 लैंग्वेज स्किल्स की बात की है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और हर लैंग्वेज के अलग अलग लेवल भी हमने देखे हैं। और देखा है कि ग्रामर जो है इस सब लेवल पर एक तस्बीह के दाने जैसे होते हैं ना, धागे में पिरोए हुए। तो ग्रामर जो है इसमें तस्बीह के दाने दाने जो हैं वो वर्ड हैं, सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, और लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स हैं, और उसका धागा है वो ग्रामर है। तस्बीह के अंदर जो धागा होता है ना, वो ग्रामर है लैंग्वेज। या दूसरे रूप में आप कह सकते हैं कि ये बैकबोन है, लैंग्वेज की बैकबोन ग्रामर है। इसके बगैर जो है कोई भी लैंग्वेज आप प्रॉपरली नहीं सीख सकते, प्रॉपरली, जैसे मैंने कहा है क्रिएटिव राइटिंग के लिए खास तौर पर। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको हर जो लैंग्वेज स्किल है उस पे एक एक पर तफसीली सेशन किया जाए। अगर आपका कोई सवाल हो आज की गुफ्तगू के हवाले से तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरा चैनल जो है साजिद महमूद अंसारी के नाम से यूट्यूब पर है, उसे आप सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर मेरा पेज इसी नाम से है, उसको भी आप फॉलो करें। थैंक यू।